Okay, so this is the second part of CSS part 2, and today we discuss CSS selector. Three type of selector we have: element, ID and class, margin height with outline, float properties, and a bonus topic, background image, right? Okay, so just we discuss, let's suppose we have a H1, right? I am writing lorem and five, five letters, and I run this code. So my heading is there, right? Now I want to change the color of this heading. Is it possible? Yes, sir. Happily possible by help of style tag. Just H1, and I'm giving color, color colon red. Okay. So what happened? Red color is there. Next movement, I required a paragraph. Next movement, I required another heading H1. Content is like that. So what happened? Because both headings are H1. This is H1 and this is H1. That is the reason color is same. Sir, I want blue color. Yes, happily possible. Blue color. But both heading reflect the same color. My requirement is that I want H1 heading, but every heading from the different color, different size, different background. Okay. Then how can we do this? So that time we required selector concept. What we required? Selector concept. Okay. Then how this selector concept is work? Uh, because when we want to define any style to any tag, then what we do? We write tag name, curly braces, and properties. Okay. We can define n number of properties here. Agree or not? Right? N number of properties. N number of properties. Right? Now this we select a tag name. This is a tag name. Like in this case, अभी हमारे केस में देखें तो हमने H1 को क्या है? H1 क्या है? टैग नेम है. तो ये हमारा क्या हुआ? सेलेक्टर. व्हाट इज दैट? सेलेक्टर. यानी कि हम जो ये स्टाइल देना चाह रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, वो किस टैग पर अप्लाई होना चाहिए. पैराग्राफ इज देयर, H1 इज देयर. लेट्स सपोज नेक्स्ट मूवमेंट H2 इज देयर. ठीक है. नेक्स्ट मूवमेंट सम मोर पैराग्राफ इज देयर. ठीक है. तो ये जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई किस पर होना चाहिए? दिस इज द मेन रिक्वायरमेंट, राइट? दैट इज द रीजन वी हैव द कंसेप्ट ऑफ सेलेक्टर. अभी जो बच्चे यहाँ पे हमने नाम लिखा H1 जो नाम लिखा, यानी कि जो टैग का नाम है, इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर. एलिमेंट बोले तो टैग को हम एलिमेंट भी कहते हैं. तो जब भी हम यहाँ पर टैग का नाम लिख के और कोई प्रॉपर्टी या ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे, उनको हम कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर. लाइक H1 पे मुझे एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है. आई वांट टू अप्लाई सम बैकग्राउंड कलर एंड आई एम गिविंग ग्रीन. ठीक है. तो ठीक है, पॉसिबल है ग्रीन कलर हो जाएगा. लेकिन मेरे पेज पर जितनी भी हेडिंग होंगी उन सब पर ये कलर अप्लाई होगा. ठीक है. माय रिक्वायरमेंट इज कि सर मैं केवल इस पर एक ही हेडिंग पर या हेडिंग अलग अलग हेडिंग्स पर अलग अलग बैकग्राउंड या कलर देना चाहता हूं. उसके लिए हमारे पास दो कंसेप्ट हैं. वन कंसेप्ट वी हैव आईडी सेलेक्टर. अनदर वी हैव क्लास सेलेक्टर. ठीक है. आईडी एंड क्लास. तो एलिमेंट तो अभी तक हमने किया ही है कि भाई एलिमेंट का नाम लिखो, यानी टैग का नाम लिखो और उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दो. नेक्स्ट इज आईडी सेलेक्टर एंड क्लास सेलेक्टर. तो अगर बेसिक हम डिफरेंस की बात करें तो क्लास सेलेक्टर हम यूज करते हैं जब हमें ग्रुप ऑफ
एलिमेंट्स पर एक ही तरह की फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करानी है। जैसे मान लेते हैं कि H1 पर हमें फॉर्मेटिंग देनी है और मैं ये चाहता हूं कि इस पैराग्राफ पर भी सेम फॉर्मेटिंग आए। ठीक है, कलर है ब्लू एंड बैकग्राउंड कलर आए हमारा ग्रे, आर जी आर जी आर यू ग्रे। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो H1 पे तो आए आए, उसके बाद ये जो कलर है ये पैराग्राफ पर भी आए, यानी कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट पे सेम बैकग्राउंड या फॉन्ट कलर आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट की जगह हम यहाँ पर इस H1 के अंदर अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्लास, क्योंकि हम क्लास सेलेक्टर यूज कर रहे हैं, और क्लास का देंगे कोई नाम। ठीक है, तो मैं दे देता हूं माई स्टाइल, माई स्टाइल। ठीक है, क्लास का नाम क्या दिया, माई स्टाइल। रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लास का नेम जो भी हम देंगे ये हम ओपन टैग के अंदर देंगे और क्लास कीवर्ड लिखेंगे इक्वल टू। अब यहाँ पे हम जो हमने क्लास लिखा ये क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया इक्वल, और ये क्या उसकी वैल्यू हो गई। तो जो हम क्लास की वैल्यू देंगे यानी क्लास का नेम इसको हम कहते हैं, वो हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, स्मॉल कैपिटल नो मैटर, बट द रिकमेंडेशन इज स्मॉल लेटर्स ओनली। ठीक है, तो व्हाट इज द क्लास नेम, माई स्टाइल, राइट। अब मैं ये जो माई स्टाइल जहां जहां पर लिखूंगा, जैसे मैंने अब यहाँ पे H1 की जगह क्या लिखना है, माई स्टाइल लिखना है। सेलेक्टर का नाम क्या लिखना है मैंने, माई स्टाइल। ठीक है, एनी एनी नेम यू कैन डिफाइन, राइट, बट अभी ये इसको तब कंसीडर करेगा जब इस नाम से पहले हम क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। ठीक है, तो क्लास कब बनेगा, क्लास तब बनेगा, क्लास यहां पर कैसे कंसीडर करेगा, भाई ये तो माई स्टाइल, ऐसे तो हम टैग का नाम भी लिखते थे, राइट, लेकिन जब हम इस नाम से पहले डॉट लगा देंगे तो ये अब इसको CSS इसको कंसीडर करेगा कि ये एक क्लास है और यहां पर हमारे टैग में उसको सर्च करेगा। लेट मी शो यू द डिफरेंस। ठीक है, देखिए, तो जहां पर मैंने क्लास सेलेक्ट की है, नाउ जो फॉर्मेटिंग है केवल उसी क्लास पर डिफाइंड है। अब सेम फॉर्मेटिंग, सर आई वांट सेम फॉर्मेटिंग ऑन ऑन दिस पैराग्राफ आल्सो। ठीक है, दिस पैराग्राफ, I have, I have, I have a heading, one more heading I have, like H3, and I am writing lorem sum. Okay, and I want same formatting on H3 also. ठीक है, एंड यू कैन सी जहां जहां पर मैंने वो क्लास डिफाइन की वहां वहां पर फॉर्मेटिंग आ गई, जबकि H1 हमारा ये भी है और H1 हमारा ये भी है, यहां पर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई, ना इस पैराग्राफ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई। तो क्लास का हम यूज कब करेंगे, जब हमें एक ही पेज पर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में एक ही तरह की फॉर्मेटिंग देनी है, फॉन्ट स्टाइल देना है, या किसी भी तरह का स्टाइलिंग हमें प्रोवाइड कराना है, उस सिचुएशन में हम लोग यूज करेंगे क्लास सेलेक्टर। और क्लास कैसे यूज होती है, सिंपल सा, जिस टैग में भी हमें क्लास डिफाइन करना है वहां पे हम लिखेंगे एट्रीब्यूट क्लास इक्वल टू और क्लास का नाम। जब CSS में उसको एज ए सेलेक्टर यूज करेंगे तो पहले डॉट लगाएंगे और डॉट लगाने के बाद हम वही नाम यूज करेंगे, एग्जैक्टली वही जो हमने अटैक के अंदर क्लास का नेम डिफाइन किया है। ठीक है, मैंने इसको कर दिया स्टाइल ओनली या फिर एम स्टाइल। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे जो क्लास का नाम है वो एम स्टाइल है, यहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूं माई स्टाइल, इट विल नॉट रिफ्लेक्टेड because class name is not matched. So we have to be remember that class name which you are defining here, it should be same in the style tag also, inside the style tag also. ठीक है, now we get the formatting. Clear है, ठीक है। now ये तो क्लास जो हमने यूज किया, हमने उसके लिए यूज किया जहां पर हमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को एक टाइप की फॉर्मेटिंग देनी है। ठीक है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। अब बात आती है कि क्या हम आईडी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अब देखिए आईडी का क्या मतलब होता है, बेसिकली आईडी का मतलब होता है सम यूनिक, यूनिक, राइट। जैसे आईडी के कुछ एग्जांपल्स अगर हम बात करें, आधार कार्ड नंबर, ठीक है, आधार आधार कार्ड, आधार कार्ड यूनिक होता है सबका, पैन कार्ड यूनिक होता है। ठीक है, पैन कार्ड, पैन कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, और क्या हो सकता है, बैंक अकाउंट। ठीक है, इवन इवन वी कैन से बैंक, बैंक अकाउंट, वी कैन से इन योर केस एज ए स्टूडेंट रोल नंबर,
एडमिशन नंबर, एडमिशन, ठीक है। दीज आर व्हाट, मोबाइल नंबर, दीज आर व्हाट, ID of a person, means that belong to a single people only। आधार कार्ड कभी किसी के सेम नंबर दो हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। पैन कार्ड, पासपोर्ट, DL, बैंक अकाउंट, रोल नंबर, ठीक है, एडमिशन नंबर, मोबाइल नंबर, कभी दो लोगों का सेम नहीं होता। तो आईडी का भी मतलब यहां पे क्या है? यूनिक, UNIQUEE, मीन्स we can only apply ID for the element which are uniquely defined, और द एलिमेंट्स जो फॉर्मेटिंग हम दोबारा नहीं करना चाहते, से एक ही फॉर्मेटिंग है, एक बार करना चाहते हैं, दोबारा उस फॉर्मेटिंग को नहीं करना चाहते, तो वहां पर हम यूज करेंगे आईडी, ठीक है। तो आईडी इज व्हाट, यूनिक, यूनिक एलिमेंट इज देयर। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं, जस्ट वी हैव heading heading 1 style 1, we have same heading multiple times. Now one thing is here, if we write H1 and provide color, so every heading get the blue color. In this all cases, I want this heading uniquely only, this heading, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? We can define id equal to some u style, मतलब unique style, ठीक है। and I'm writing u style, UNIQU, यूनिक स्टाइल, सब ताकि हमें इजीली आइडेंटिफाई। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हैश, ठीक है। आईडी जैसे क्लास हम कैसे लिखते थे? डॉट एंड क्लास नेम, राइट, CLASS, क्लास नेम। आईडी को कैसे डिफाइन करते हैं? हैश एंड आईडी नेम। व्हाट इज द आईडी? यू स्टाइल, एंड आई एम राइटिंग कलर। तो एक जो यूनिक स्टाइल वैली है उस पर हमारा क्या आ जाएगा? कलर आ जाएगा, ठीक है। नाउ वन थिंग इज हियर, सर अगर मैं ये आईडी यहां पे डिफाइन कर दूं, तो आपने कहा था कि केवल एक यूनिक एलिमेंट के लिए हम उसको यूज करेंगे, इसके लिए यूज नहीं करेंगे, तो क्या काम नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। लेकिन दिस इज सम कंसेप्ट, कंसेप्चुअली हमें समझना है आईडी का मतलब क्या होता है? यूनिक, ठीक है। क्लास का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ थिंग्स, दैट इज मींस क्लास। जैसे 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, दे आर द ग्रुप ऑफ पीपल, एंड आईडी इज बिलोंग टू सम इंडिविजुअल पर्सन। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो आईडी को हमें यूनिकली यूज करना है, ठीक है, कंसेप्चुअली है ओनली। ऐसा नहीं है कि सर अगर आईडी यहां पर भी डिफाइन कर दी तो क्या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब सब जगह जैसे क्लास को डिफाइन कर रहे थे, आप बिल्कुल आईडी को कर सकते हैं, बट अगर हम कंसेप्चुअली देखें तो आईडी इज फॉर ए सिंगल एलिमेंट, यानी कि हमें एक अलग एलिमेंट को फॉर्मेटिंग करनी है, दूसरे एलिमेंट को कुछ अलग स्टाइलिंग करना है, तो आईडी हम यूज करेंगे जहां पर हमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट को सेम स्टाइलिंग देनी है, सेम फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करानी है, देन वी गो विद द कंसेप्ट ऑफ क्लास। इज इट क्लियर? Okay, so now this problem is solved if we have a same type of elements on the web page and we want to provide different styling, so we can use what? Element selector, id selector and class select, right? Okay, we have a option of, we have a one more option like h2, like here I am writing h3, ठीक है।
So in that case, I am providing the functionality on H1 only. Then what happen is that, sir, H3 and H2 will not reflected a styling, right? So if I want to define multiple element selector at a time, happily possible. How can do? H1 comma H2 comma H3. There is no matter कि सर H3 पहले आ रहा है, H2 बाद में आ रहा है, H1 पहले आ रहा है. There is no matter of the sequence. We can define multiple element selector by separating comma, or not even only headings. We can also define here paragraph like or a, and if suppose some formatting are there, some styling are there, and if we define comma p, same formatting styling will be applicable on the paragraph also. So this is called multiple element selector. So we can define multiple element selector by separating comma only. Clear? ठीक है? So next movement we have, just I need to be clear it. Oh, next we have a concept of margin. Okay, one concept we have margin, and after the margin, one we have a concept of outline, and we also have the concept of padding. Okay, these all outline and border. ठीक है, बॉर्डर सबसे पहले हमारा बॉर्डर, फिर सबसे पहले पैडिंग, फिर बॉर्डर, फिर हमारा आउटलाइन, एंड देन मार्जिन. ठीक है, देन व्हाट इज दिस? ठीक है, व्हाट इज दिस? लेकिन लेट मी शो यू वन इमेज. ठीक है, नाउ व्हाट दिस इमेज सेड on the web page, on HTML page, we have this square image form for every content, for everything, right? जैसे like I am writing hello here, just hello, and the web page, this hello is visible. Okay, this hello is visible. Now, in the hidden form, these all things are there. Like hello is the content, hello is what? Content. ठीक है, इसके चारों तरफ एक स्पेस ऑलरेडी क्रिएटेड है जिसको हम कह रहे हैं पैडिंग. वो किस तरीके से है? हेलो के ऊपर टॉप पैडिंग, इधर साइड राइट पैडिंग, बॉटम पैडिंग एंड लेफ्ट पैडिंग. लेफ्ट पैडिंग का मतलब होता है स्पेसिंग, राइट? अभी वी विल डिस्कस. फिर उसके बाद आती है नेक्स्ट एक बाउंड्री, दैट इज द बॉर्डर, और उसके बाद एक बाउंड्री आती है जिसका मतलब है मार्जिन. ठीक, now I am showing just if suppose if I apply मान लेते हैं H1 and border column, so I am defining 1 pixel solid and red. Okay, and I am writing this hello inside the H1. So some content is there, and you can see there is the border. Now with this border, there is little space above the L, little space below the L, है ना? Very little space, very little space between border and L. Can you see? Yes. So this space यानी कि after the content के बाहर और बॉर्डर से पहले जो वाइट स्पेसेस है उसको हम क्या कह रहे हैं? पैडिंग. ओके, सो वी हैव 4 टाइप ऑफ पैडिंग. देन हाउ वी कैन शो? जस्ट वेट, आई एम गिविंग हियर पैडिंग, PADDING पैडिंग, एंड आई एम गिविंग हियर 100. just wait. ठीक है, if I do 100, you can see that space is created, that space is larger. Now
कंटेंट हमारा यहाँ आ गया। अब कंटेंट से और इस बॉर्डर के बीच में जो स्पेस जो मैंने किया है ये 100 है, 100 पिक्सल। अब यहाँ पे जो पैडिंग मैंने 100 पिक्सल लिखी, इसका मतलब क्या है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। अगर हम जैसे घड़ी को देखें तो घड़ी का 12 ऊपर लिखा होता है, फिर 1 2 3 ऐसे करके घड़ी चलती है, तो ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, राइट। तो अभी जो मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल लिखा, इसका मतलब ये है कि चारों ही पैडिंग को कितना कितना स्पेस क्रिएट करेगा, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में 100 पिक्सल, ठीक है। कैन वी डू स्पेसिफिक, हैप्पीली वी कैन डू। मैंने लिखा पैडिंग लेफ्ट, मैंने पैडिंग लेफ्ट लिख दिया, कितना, 200 पिक्सल, ओनली लेफ्ट। तो आप देखिए केवल लेफ्ट से 200 पिक्सल हुआ, बाकी सब कुछ सेम है। मैंने लिखा, ठीक है, फिर मैंने लिखा पैडिंग राइट से खैर पता नहीं चलेगा, बॉटम लिख बॉटम, ठीक है, और मैंने यहाँ पे दे दिया 500 पिक्सल, देन यू कैन सी, ठीक है। तो ये हमारा बॉटम में कितना हो गया, 500 पिक्सल हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी एरिया में पैडिंग दे सकते हैं। और अगर हम लेफ्ट राइट ना लिखें तो बाय डिफॉल्ट जो पैडिंग है वो चारों तरफ के लिए बिलोंग करता है, मींस टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, ठीक है। देयर इज सम शॉर्टकट की, सर आई डोंट वांट टू राइट लेफ्ट राइट एंड ऑल, कैन वी यूज एनी शॉर्ट हैंड लाइक ए बॉर्डर? Yes, happily we can do. If I am writing 100, I'm writing 200 pixel. Next I am writing 400 pixel. Okay, I am writing only 2. Then what happened? This first one belong to top and bottom, and second one belong to left and right. ठीक है, if we write 2 only, ठीक है। if we write single only then it belongs to all top bottom left right. If we write 2 values, then it will belong, first value belong to top and bottom, second value belong to right and left. If we write by separating the single space, if we write 300 pixel and we write here 500 pixel, in that case first belong to top, second belong to right, third belong to bottom and last belong to left, ठीक है। and you can see, ठीक है, कोई डाउट? ओके, पैडिंग समझ में आ गया, ठीक है। अब पैडिंग के जो बाहर है वो हमारा क्या है, वो बॉर्डर है, ठीक है। तो अगर हम इस बॉक्स मॉडल को देखें, इसको कहते हैं बॉक्स मॉडल, कंटेंट के बाद हमारा पैडिंग, और पैडिंग के हमारा बाद आता है बॉर्डर, ठीक है। अब बॉर्डर के बाद एक हमारा मार्जिन है, जो हमारा ये जो दिख रहा है, देखिए मार्जिन क्या है, ये बॉर्डर और ये बॉडी, यहां से बॉडी का कंटेंट, बॉडी स्टार्ट है, यहां से बॉर्डर है, तो ये जो स्पेस है ये हमारा मार्जिन है, ये जो स्पेस है ये हमारा मार्जिन है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे ये जो स्पेस दिख रहा है ये मार्जिन है, बॉटम में ये जो स्पेस दिख रहा है ये हमारा क्या है, मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन कैसे करेंगे मैनेज, वो जो मार्जिन हम देखते हैं, अभी मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, लेट मी शो यू जस्ट। मैं भी यहाँ से बॉर्डर हटा रहा हूँ और आप देखेंगे कि हमारा ये जो कंटेंट है ये इस तरीके से आ रहा है। तो मैं बॉर्डर दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, पैडिंग तो बाय डिफॉल्ट है ही, तो हम यहाँ पे देना चाहते हैं मार्जिन, ठीक है। अगर हम बॉर्डर दे देंगे तो थोड़ा इजीली वो शो हो जाता है, ठीक है। तो मैं बॉर्डर दे ही देता हूँ, H1 बॉर्डर, और आई एम गिविंग ओनली सॉलिड, ठीक है। तो ब्लैक कलर का एक बॉर्डर आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे दिया मार्जिन, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखेंगे जो बॉर्डर है वो पार्ट होता है, मैं लेफ्ट मार्जिन दे रहा हूं, लेफ्ट, तो बॉर्डर हमेशा पार्ट होता है एलिमेंट का। देखिए कैसे, मैंने दिया यहाँ पे 100 पिक्सल, देखिए लेफ्ट से ये कितना अलग हो गया, 100 पिक्सल। फिर मैंने यहाँ पे दिया, और अगर मैं मार्जिन नहीं दे रहा हूं, मान लेते हैं मार्जिन नहीं दिया मैंने, मार्जिन के साथ लेफ्ट राइट टॉप नहीं लिखा, तो ये मार्जिन किस लिए काम करेगा, चारों तरफ के लिए काम। राइट से देखिए ज्यादा हो गया, टॉप से हो गया, बॉटम से तो खैर पता नहीं चलेगा उतना, ठीक है, चारों तरफ इसका मार्जिन हो गया। मैं यहाँ पे दे देता हूँ कितना, सर आई वांट टू गिव 500, देखिए लेफ्ट से 500, राइट से 500, टॉप से 500, बॉटम से 500 आ रहा है, स्क्रॉल आ गया, और ये हमारे बॉर्डर को उसने क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, क्योंकि हमने मार्जिन इतना ले लिया, ठीक है।
बाकी हम मार्जिन उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जैसे लेफ्ट, तो ये लेफ्ट के लिए हो जाएगा, फिर मार्जिन, मार्जिन वी वांट मार्जिन राइट, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। एक वही कंसेप्ट है कि सर शॉर्ट हैंड रिप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एग्जैक्टली एज ए पैडिंग। लेट सपोज आई एम राइटिंग 100 पिक्सल, top right, bottom left. If I am defining 200 pixel, 300 पिक्सल, इसका मतलब क्या हुआ, टॉप एंड बॉटम, राइट एंड, ठीक है। इफ आई डिफाइनिंग 300, 400 पिक्सल एंड 500 पिक्सल, देन इट विल बिलोंग टू टॉप, राइट, लेफ्ट, सॉरी बॉटम एंड लेफ्ट, ठीक है। तो दिस इज आर मार्जिन। Okay, we have, let's suppose we have two heading, H2 we have, okay? Content is same, okay, and we have we are not defining margin, and I am giving H1 and H2, ठीक है। तो बोथ आर राइट यार। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई मार्जिन दे दो इसको 500 पिक्सल, हाउ मच मार्जिन आई वांट, 500 पिक्सल, ठीक है। तो देखिए हेडिंग 2, इससे क्या आ जाएगा, 500 पिक्सल नीचे, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर टू ऑल, व्हाट इज पैडिंग, व्हाट इज बॉर्डर एंड व्हाट इज मार्जिन। अब इनके बीच में एक और होता है जिसको हम कहते हैं आउटलाइन, एग्जैक्टली बॉर्डर के जैसा है, बट आउटलाइन इज नॉट द पार्ट ऑफ एलिमेंट। बॉर्डर किसका पार्ट था, एलिमेंट का पार्ट था। मार्जिन दोगे बॉर्डर भी खिसकेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन आउटलाइन आउटसाइड द बॉर्डर आती है एंड द नॉट द पार्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली बॉर्डर की जैसी काम करती है, बस नाम अलग है। तो मैंने यहाँ पे देखो किया, और देखिए मैं यहाँ पर मान लेते हैं मार्जिन में नहीं दे रहा हूँ, एक डिफरेंस समझेंगे, मार्जिन मैंने यहाँ पे नहीं दिया, मान लेते हैं मार्जिन नहीं दिया, दोनों में एक बॉर्डर आ रहा है, मैंने इसकी पैडिंग बढ़ाई, पैडिंग मैंने इसको कर दिया 100 पिक्सल, ठीक है। देखो जैसे इसका 100 पिक्सल हुआ, ये वाला जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। मैंने इसको दे दिया पैडिंग, पैडिंग 200 पिक्सल, ठीक है। तो ये बढ़ेगा और ये नीचे की तरफ आ गया, लेकिन कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। लेकिन अगर हम बात करें आउटलाइन की, यहीं पे हमारा होता है आउटलाइन, ठीक है। इधर हमारा बॉर्डर है और नीचे वाले में मैं ले रहा हूं आउटलाइन, एग्जैक्टली बॉर्डर की जैसे ही काम करता है, वही सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके अंदर भी कि कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आउटलाइन आ रहा है और इसमें हमारा ये बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं इसकी आउटलाइन की बॉर्डर हम उतना ही है, आउटलाइन की पैडिंग को हम इंक्रीज कर, यानी कि मैं H2 की पैडिंग को इंक्रीज कर रहा हूं, आउटलाइन से मुझे मतलब नहीं है। एंड यू कैन सी ये क्या करेगा, आउटलाइन क्या करेगा, ठीक है। जस्ट वेट, आउटलाइन सॉर्टिंग पैडिंग 100 and so 500, what I'm doing, giving it 20 pixel, not padding, and 20 pixel, okay, 20 pixel and solid, ठीक है। one more I'm giving इसको 50 pixel. You can see what happened, override, right, what happened, override. Now outline is not the part of element, उसने क्या किया, बॉर्डर हमें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, आउटलाइन को हमने बढ़ाया, उसने क्या किया, दूसरे वाले कंटेंट को ओवरराइड कर दिया। तो ये सिर्फ एक एडिशनल डायमेंशन देने के लिए है हमारे वेब पेज पर, ठीक है। बॉर्डर के जैसा ही है बिल्कुल, सारे आर्गुमेंट उसी की तरह होते हैं, वी कैन चेंज द कलर एज वेल, ठीक है। जैसे हम बॉर्डर में दे देते वैसे सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, बट द मेन डिफरेंस इज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के पार्ट नहीं होता, और ये हमेशा बॉर्डर के बाहर आता है,
जैसे यहाँ पर एक मैं बॉर्डर भी लगा दूँ इसके साथ, और मैंने बॉर्डर दिया यहाँ पे, मान लेते हैं 3 पिक्सल एंड ब्लू एंड सॉलिड ब्लू। वैसे कोई सीक्वेंस का मैटर नहीं है, ठीक है, लेकिन बस ऐसे ही, ठीक है। देखिए ब्लू कलर का बॉर्डर आ रहा है, और ये आउटलाइन हमेशा किसके पास बाहर आएगी, बॉर्डर के बाहर आएगी, ठीक है। तो आउटलाइन इज प्रोवाइडेड एडिशनल डायमेंशन टू द कंटेंट बट नॉट पार्ट ऑफ द एलिमेंट एज वेल। क्लियर है? ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड बेसिकली बॉक्स मॉडल कंसेप्ट। दिस इज कॉल्ड द बॉक्स मॉडल कंसेप्ट, जहां पे क्या क्या है, हमारा कंटेंट है, पैडिंग है, बॉर्डर है, मार्जिन है, और बॉर्डर के बाहर एक और जो लाइन है जो उसको क्या शो करती है, वो शो करती है हमारी आउटलाइन, ठीक है, विदाउट। ओके, सो वी हैव लेफ्ट height, width and float and one bonus topic. Okay, so that's all about today.